गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा आज का चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, चैप्टर 6 सिविक्स में, क्लास 10th के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हमारा और पॉलिटिकल पार्टीज जो चैप्टर है बहुत जल्दी से आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, और जल्दी से आपको समझ में आने वाला है बिकॉज वी नो वेरी वेल अबाउट दीज थिंग्स विच इज़ आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, तो अभी क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज। वी टॉक्स अबाउट व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज। देखो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज आर ग्रुप्स ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। एक जनरल सी बात में अगर मैं बताऊं, पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, इलेक्शन में लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए आता है, इकट्ठा होता है, अपने आप को रजिस्टर्ड करता है, ज्वाइंट होता है, ठीक है ना, गेट टुगेदर करता है, मीटिंग्स करता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, एक ऐसा एक एसोसिएशन है। अब पॉलिटिकल पार्टीज, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या करती हैं, तो कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ती हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं। भाई पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई जाएगी, इलेक्शन लड़ने के लिए ना। तो जितने भी कोई स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो रहा है या अपनी पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करती हैं, अपने कैंडिडेट को उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में खड़ा करती हैं, वो जीतने के लिए खड़ा करती हैं, जिससे हम लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में आ जाए। ओके, उसके बाद और क्या वर्क होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। पॉलिटिकल पार्टीज का वर्क होता है मेकिंग लॉज फॉर सेल्फ पार्टी। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में रूल जो चल रहा है, इंडिया का जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है, उसमें कोई भी इंटरफेयर करेगी नहीं। हाँ, वो विन हो जाती है, वो एक तरह से रूल में आ जाती है, वो पार्लियामेंट में उसकी सबसे ज़्यादा सीटें आ जाती हैं, या लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसकी सबसे ज़्यादा सीटें आ जाती हैं। रूल करने के बाद वो स्टेट के लिए पॉलिसीज ला सकती है। लेकिन यहाँ पे समझना होगा, मेकिंग लॉज फॉर सेल्फ पार्टी, वो सेल्फ पार्टी के लिए लॉज बनाएंगी, अपनी पार्टी के लिए लॉज बनाएंगी। रोल ऑफ अपोजिशन दूसरा क्या होता है। सपोज कीजिए पॉलिटिकल पार्टी हार भी जाती है, उसकी सीटें कम भी आती हैं। सपोज कीजिए उसने 100 सीटें में वो खड़ी हो जाती है, और वहाँ पे एक दूसरी पार्टी है जिसकी 60 सीटें आती हैं, लेकिन इसकी 30 रह जाती हैं या 40 रह जाती हैं। तो ये कौन सा रोल निभाती है, अपोजिशन का रोल, विपक्ष जिसको बोलते हैं हिंदी में। अपोजिशन क्या होता है कि जो सत्ता वाली पार्टी होती है, जो रूल करने वाली पार्टी होती है, अगर वो कोई गलत काम कर रही है जो पब्लिक के अगेंस्ट है, जिससे पब्लिक नाराज है, तो वो उसके खिलाफ पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में खड़ा होकर के आवाज़ उठा सकती है, उसकी बात को मानने से इनकार कर सकती है, उसके खिलाफ बोल सकती है। तो ये रोल ऑफ अपोजिशन निभाती है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, शेयर पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है फंक्शन इसका, कि सभी पॉलिटिकल पार्टी शेयर पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक की राय को उजागर करना, मीडिया के द्वारा, टीवी मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, अपने बात को उनके पार्लियामेंट में बोलना या स्टेट असेंबली में बोलना। तो पब्लिक ओपिनियंस को शेयर करवाती है, ठीक है ना। पब्लिक चाहती क्या है, उसको शेयर करवाना। चाहे इसको अपने बेनिफिट के लिए करती हो, अपने प्रॉफिट के लिए करती हो, कि मेरे को ये लोग इनकी मैं आवाज़ को ऊपर उठाऊंगा तो ये लोग अगली बार मुझे इलेक्शन में वोट देंगे। लेकिन इनका क्या काम होता है कि ये पब्लिक ओपिनियन को शेयर कराती है। ओके, हेल्प पब्लिक इन सोशल वर्क्स और गवर्नमेंट हेल्प। दूसरा काम क्या होता है इनका, दूसरा रोल इनका ये होता है कि ये पब्लिक की हेल्प करती हैं। इस टाइम पे जीत रही है नहीं जीत रही है डजेंट मैटर, लेकिन ये लोग सोशल वर्क्स में, कोई भी सपोज कीजिए कोई स्कीम आई है फार्मर के लिए, कोई पुअर फार्मर के लिए स्कीम आई है, कोई पेंशन की स्कीम आई है गांव में, कोई हाउसिंग लोन की स्कीम आई है, कोई आवास घर बनाने की स्कीम आई है, ठीक है ना। तो उस स्कीम को उस पर्टिकुलर जो बंदा है, जिस जो उसके लिए पात्र है, जो उसके लिए एलिजिबल बैठता है, उसको गवर्नमेंट से उसका क्या कराती है, गवर्नमेंट से उसका टाई अप कराती है, और उसको उसका बेनिफिट दिलवाती है। तो ये वो वर्क करवाती है, ठीक है ना। हेल्प पब्लिक यानी पब्लिक की हेल्प करते हैं। मैं पहले ही कह चुका, चाहे वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक तक वो धीरे धीरे वो हेल्प पहुंचती हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो सेंट्रल पार्टी है, चाहे वो स्टेट पार्टी है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब इसके कौन कौन होते हैं इसमें। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में लीडर होते हैं, सबसे बड़ा पार्ट होता है इसका, लीडर होता है। जैसे कि बीएसपी है, बीएसपी में मायावती हैं, और कांग्रेस पार्टी है, उसमें सोनिया गांधी हैं नेशनल लीडर, राहुल गांधी हैं, दिग्विजय सिंह हैं। ऐसे ही बीजेपी है, बीजेपी में मोदी हैं, नरेंद्र मोदी,
और अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है ना, निर्मला सीतारमन है। तो दीज आर द लीडर, दीज आर द मेन लीडर ऑफ द पार्टी। उसके बाद और दूसरा कंपोनेंट्स क्या होता है, एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स कौन होते हैं? एक्टिव मेंबर्स का मतलब है जो उसमें हमेशा काम करते हैं, एक ऐसा सदस्य है जो अपनी पार्टी के लिए हमेशा काम करता है। कहीं रैली होनी है पार्टी की, पार्टी के लिए इलेक्शन में डोर टू डोर जा करके उनकी वर्करी करना, ठीक है ना, जुलूस में रैली होनी है, रैली में पब्लिक को इकट्ठा करना, जिससे उनका बड़ा लीडर आएगा वहाँ पे भीड़ इकट्ठा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग रैली में पहुँच पाएँ, उनको सुन पाएँ। तो ये एक्टिव मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, एक्टिव मेंबर्स होते हैं। उसके बाद कौन होते हैं? फॉलोवर्स। फॉलोवर्स आर दोज जो वोट करते हैं अपनी पार्टी को। फॉलोवर्स जो, जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं कांग्रेस का फॉलोवर हूं, तो मैं किसको वोट करूंगा? मैं कांग्रेस को वोट करूंगा। तो फॉलोवर्स वो होते हैं जो वोटर्स होते हैं, जो टाइम इलेक्शन के टाइम पे, जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट होता है, तो उसमें अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी के कैंडिडेट को क्या करते हैं? अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट करते हैं। तो दैट दीज आर द फॉलोवर्स। So these are three main components of the political parties. First is leader, second is active members, and third one followers. Okay. Now we talks about major party system. ठीक है ना? पार्टी के जो सिस्टम्स हैं वो कितने होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अगर मैं बात करता हूँ। लेकिन इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो देर आर थ्री सिस्टम्स, थ्री मेन सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम जहाँ पे जिस कंट्री के अंदर एक ही पार्टी होती है, दूसरी पार्टी नहीं होती, ठीक है ना। तो उसमें अलग अलग लोग होते हैं लेकिन पार्टी एक ही होती है। ओके, तो ऐसा सिस्टम मैं आपको बताना चाहूँगा। ये चाइना में पिछले कई सालों से चाइना में वन पार्टी सिस्टम चल रहा है। दूसरा होता है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में दो ही पार्टियां होती हैं उस कंट्री के अंदर और वही इलेक्शन में फाइट करती हैं। ऐसा कि जो एग्जांपल है वो यूएस है, अमेरिका और यूके यानी इंग्लैंड है। तो यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है, ठीक है ना, और उन्हीं के चांसेस रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा लीडर आता है फाइट करने के लिए, कौन सा लीडर इलेक्शन में लड़ता है। ओके, और तीसरा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम जहाँ पे कंट्री में जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारी पार्टियां होती हैं, बहुत सारी पार्टियां अपने कैंडिडेट को खड़ा करती हैं। तो ऐसा जो सिस्टम है वो कहाँ चल रहा है? वो इंडिया के अंदर। उसका इंडिया एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज होती हैं जब इलेक्शन चलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि एनडीए है, यूपीए है। ओके, एनडीए और यूपीए। एनडीए का मतलब है कि नेशनल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन, और यूपी का मतलब है यूनियन प्रोग्रेसिव एसोसिएशन। ओके, तो यूनियन यूपीए कौन है? ये कांग्रेस पार्टी है। और एनडीए कौन है? जो बीजेपी कई पार्टी मिला करके अपना इनका एक गठबंधन है, तो उसको ये एनडीए बोलते हैं। ओके, अब अब हम बात करते हैं पार्टी। स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी कौन सी पार्टी होती है? कौन सी स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्या होना जरूरी है और नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? कोई भी स्टेट पार्टी को वो स्टेट पार्टी तभी बन सकती है, स्टेट पार्टी का दर्जा उसको तब मिल सकता है जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, जब एमएलए का इलेक्शन होता है, अगर उसको टोटल उस स्टेट के वोट्स का 6% वोट मिल जाता है, या फिर उसको उस स्टेट की असेंबली में 2 सीट्स मिल जाती हैं, तो वो उस एरिया, उस स्टेट की स्टेट पार्टी के कहलाने के काबिल होती है एज पर गवर्नमेंट रूल। ओके, अब कोई पार्टी नेशनल पार्टी कैसे बन सकती है? नेशनल पार्टी के लिए 6% ऑफ वोट्स इन लोकसभा, टोटल लोकसभा यानी पूरे इंडिया के वोट का 6% वोट अगर उसे मिल जाता है, या लोकसभा में 4 सीट मिल जाती हैं उसके साथ साथ, ठीक है ना, 6% वोट और 4 सीटें, तो वो पार्टी भी नेशनल पार्टी बन सकती है। लेकिन इसके लिए उसको अप्लाई करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है नेशनल लेवल पे। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ हमारी जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं, वो कब इस्टेब्लिश्ड हुई हैं और कब से चल रही हैं। तो सबसे पुरानी जो हमारी पार्टी है वो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ये पार्टी वो पार्टी है जिसने भारत की आज़ादी के लिए, फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफ फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, 1885 से ये संगठित है। बहुत पुरानी पार्टी है, अंग्रेज़ों के टाइम से है। तो ये सेंट्रिस्ट पार्टी है, केंद्रीय पार्टी रही है, और इस आज ये यूपीए के नाम से चल रही है, जिसकी जो चीफ हैं इस टाइम पे सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी हैं। दूसरी पार्टी हमारी है बीजेपी, इसको एनडीए के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसमें छोटी मोटी कुछ पार्टियां मिलकर के इसको पूरा जो इसको हम कहते हैं आज एनडीए कहते हैं। इसके जो चीफ आजकल चल रहे हैं, जैसे कि आज जो रूलिंग सिस्टम चल रहा है इंडिया के अंदर,
पीएम नरेंद्र मोदी जी का, तो वो इसी पार्टी से चल रहा है। उसके बाद है बीएसपी पार्टी, ये 1984 से है। 1984 काशीराम इसके संस्थापक रहे हैं। और ये जो पार्टी है ये माइनॉरिटीज़ के लिए काम करती है, स्पेशली माइनॉरिटी जो एक कम जनसंख्या वाला तबका है इंडिया के अंदर, उसके लिए वर्क करती है। उसके बाद हम बात करते हैं सीपीआईएम, एक पार्टी रही है, ठीक है ना। सीपीआईएम ये 1964 में इस्टेब्लिश हुई थी और बाद में 1905 में इसका नाम बदल करके सीपीआई हो गया था। उसके बाद नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ये है एनसीपी। तो ये कुछ पार्टीज़ हैं जो मेन पार्टीज़ हैं, वैसे तो बहुत सारी पार्टी होती हैं लोकल्स। तो अब हम बात करते हैं चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने चैलेंजेस क्या होते हैं, चुनौतियाँ क्या होती हैं, जो क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ठीक है ना। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब है कि आपको पता है कि इंडिया में अभी डेमोक्रेसी सिस्टम है, यानी सब कुछ पब्लिक के हाथ में है। तो उन्हें पब्लिक को खुश रखना पड़ता है, कुछ भी उनके अपने हाथ में नहीं है। जब तक पब्लिक उनको वोट नहीं देगी, उनके कैंडिडेट के ज़्यादा से ज़्यादा बटन नहीं दबेंगे ईवीएम में, तो उनका कैंडिडेट जीत कर नहीं जाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है उनके। वो यहाँ पे वो लाचार हैं, वो लोग, वो कुछ नहीं कर सकते, वो वोट को खरीद नहीं सकते, वो लाठी डंडे से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एक अंतिम क्या है, डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर फिलहाल, और इस डेमोक्रेसी से हर पार्टी जूझ रही है, ठीक है ना। यानी जो कमान है देश की किसके हाथ में है, पब्लिक के हाथ में है, क्योंकि डेमोक्रेसी किससे चलती है, पब्लिक से चलती है, हम लोगों से चलती है, पीपल से चलती है। ओके, तो एक सभी पार्टी के सामने चैलेंज है और इसमें कोई किसी का लाठी डंडा वो काम नहीं करता, उसके लिए वोट ही काम करता है। ओके, सेकंड चैलेंजेस ऑफ डायनेसिटी, मोनार्ची। सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम है डायनेसिटी, इसको मैं समझाना चाहूँगा। मोनार्ची सिस्टम होता है, मोनार्ची सिस्टम मतलब आज सपोज कीजिए कि एक पॉलिटिकल लीडर है, कल को उसका बेटा, उसका पहले क्या था कि पहले किंग का बेटा राजा बनेगा, राजकुमार बन जाता था, फिर वो राजा बन जाता था, फिर उसका पोता राजा बन जाता था। लेकिन अब ये सिस्टम खत्म हो चुका है। मतलब हमारी जो हमारा जो डेजिग्नेशन है वो हम अपने बेटे को डाइवर्ट नहीं कर सकते, अपने बेटे को नहीं दे सकते, उसको अपना वोट बैंक अलग बनाना होगा, अपनी पॉपुलैरिटी अलग बनानी होगी। ओके, तो इसको बोलते हैं चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टी, की सभी पार्टीज के सामने है। मोनार्ची सिस्टम ये बिल्कुल खत्म हो चुका है आज की डेट में, मोनार्ची सिस्टम इंडिया में नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। थर्ड चैलेंजेस क्या है, मनी एंड मसल पावर, ठीक है ना। कुछ पार्टीज क्या होती हैं कि पैसे की, देखो हर कोई पार्टी बना करके आज इलेक्शन में फाइट कर ले, कॉन्टेस्ट कर ले, ऐसा थोड़ा सा चैलेंज है हर पार्टी के सामने। एक अच्छा जो ईमानदार पार्टी है वो आज अ, आगे नहीं बढ़ सकती। थोड़ा सा सिस्टम, मैं कह रहा हूँ, पीछे कह चुका हूँ कि डेमोक्रेसी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होती है। तो मनी यानी पैसे का लालच देकर के पब्लिक को कहीं ना कहीं हम बहकाते हैं। मसल्स पावर, अपनी मतलब मैन पावर का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को डरा के, धमका के, इस तरह से वोट खींचते हैं हम, ठीक है ना। चैलेंजेज आर सेम। दूसरा क्या है कि सबके जो चैलेंजेज हैं वो सेम है। मोस्टली जो चैलेंजेज हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज के वो इक्वल ही हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी के सामने ये दिक्कतें हैं। ऐसा कोई नहीं है कि बीजेपी के सामने ये वाली दिक्कत नहीं है और कांग्रेस के सामने ये दिक्कत नहीं है, या बीएसपी के सामने ये दिक्कत नहीं है, या समाजवादी के सामने ये दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डिफेक्शंस। डिफेक्शंस क्या होती हैं, चेंजिंग पार्टी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। डिफेक्शंस क्या है, कुछ रूल्स हैं जो संविधान के द्वारा लिखे गए हैं या कुछ भी गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। वो डिफेक्शंस क्या है, चेंजिंग पार्टी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। इलेक्ट होने के बाद यदि आप एमएलए बन जाते हैं एक बार में, या एमपी बन जाते हैं, तो आप अपनी पार्टी को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको उसी पार्टी में रहना पड़ता है। ओके, क्योंकि आपको जो वोट मिला है वो आप पर्सनल आपके लेवल पे नहीं मिला है, वो आपकी पार्टी के जो सिंबल है उसके अकॉर्डिंग मिला है, आपकी पार्टी का हेड कौन है उसके अकॉर्डिंग मिला है, ठीक है ना। तो आप चेंज अपनी पार्टी को नहीं कर सकते, आप नहीं अपनी पार्टी की मर्जी से बिना इधर उधर के नहीं जा सकते। उसके बाद एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट को यहाँ पे समझते हैं कि एफिडेविट एक ऐसा कागज़ होता है, एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जहाँ पे किसी भी व्यक्ति के बारे में वो क्या इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दे रहा है वो हम लिखवा लेते हैं, ठीक है ना। उसी के हाथ से लिखवा लेते हैं। एक स्व घोषणा होती है, कह सकते हैं अपने स्व पत्र होता है, शपथ पत्र होता है अपनी तरफ से, ताकि उसके द्वारा दी, उसके नीचे उसके साइन होते हैं स्पेशली, और ये कोर्ट में जाके होता है।
तो ताकि समय आने पर अगर उसकी बातें झूठी पकड़ी जाती हैं तो उसको कोर्ट में ले जा करके उसके अगेंस्ट हम केस कर सकें और उसको सजा दिलवा सकें। तो एफिडेविट एक स्व घोषणा पत्र होता है जिसमें किसी भी कचहरी वगैरह में, कोर्ट वगैरह में ये अपनी तरफ से दिया जाता है। ओके। दूसरा क्या है कि फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे इनकम टैक्स की रिटर्न भरने का प्रावधान है कि अगर आप के पास कितनी इनकम है, आपको अगर आप इनकम ले रहे हैं गवर्नमेंट से तो आपको इनकम टैक्स की हिसाब किताब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। उसको हम आईटीआर बोलते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते तो आपका टैक्स छूट जाता है। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपने आईटीआर भरी, आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप उसके दायरे में आ रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो रेगुलेटिंग अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। और क्या है, 1/3 टिकट्स टू वुमेन। गवर्नमेंट ने और क्या क्या बनाए हुए हैं कुछ चीज़ें कि गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि आप हर पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम अपनी 1/3 जो सीटें हैं वो किसको देनी पड़ेंगी, वो महिलाओं को देनी पड़ेंगी। और क्या सिस्टम बनाया गवर्नमेंट ने, रिजर्व्ड सीट्स हैं। सपोज कीजिए कुछ एससी शेड्यूल कास्ट को देनी पड़ेंगी, कुछ ओबीसी को देनी पड़ेंगी। ओके। और कुछ वुमेन को देनी पड़ेंगी। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस हैं, इन सब का इनको पालन करना पड़ता है। मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से कि नहीं जी मैं तो एससी कैंडिडेट को कोई सीट नहीं दूंगा, मैं अपने यहाँ पे वुमेन को सीट नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको इनको मानना पड़ता है। तो ये चैप्टर था हमारा पॉलिटिकल पार्टी। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसके बारे में आपको काफ़ी नॉलेज भी होती है और मैंने आपको अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने का कोशिश करूँगा। ओके।